सभी विद्यार्थियों को बोधायन टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे जर्मनी का एकीकरण। पार्ट 1 आप लोग पहले देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो बात कर रहे हैं 1848 के बाद का, ठीक ना। तो उसमें राजा कौन था? फ्रेडरिक, ठीक ना। कहाँ का राजा था? तो पर्सा का। जर्मनी जो परिसंघ बन गया था तो उसमें 39 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें पर्सा और ऑस्ट्रिया महत्वपूर्ण था, लेकिन पर्सा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पर्सा का राजा कौन था? फ्रेडरिक, ठीक ना। जो क्या था? निरंकुश था, रूढ़िवादी था, ठीक ना। पुराने विचारधारा पर चलने वाला था, जो संवैधानिक राजतंत्र का विरोध कर रहा था। और दूसरा और क्या कारण था कि ऑस्ट्रिया के संघर्ष से वो बचना चाहता था। मतलब कहने का अर्थ है कि वो ऑस्ट्रिया से लड़ाई करना नहीं चाहता था। तो इसलिए इसने, ठीक ना, क्या किया? मतलब जर्मनी परिसंघ का अध्यक्ष बनने के लिए, राजा बनने से इनकार कर दिया। तो इसके कुछ दिन के बाद इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। इसका भाई विलियम प्रथम पर्सा का राजा बनता है। तो जब अपने भाई के स्थान पर राजा बन जाता है विलियम प्रथम, जो एकीकरण के पक्ष में था जर्मनी का, ठीक ना। तो इसने क्या किया? चांसलर के रूप में बिस्मार्क को नियुक्त किया। बिस्मार्क कौन था? ठीक ना, तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था, मतलब ये बहुत ही चतुर दिमाग का था। उसके साथ साथ ये जर्मन डाइट का, ठीक ना, जर्मनी की तरफ से प्रतिनिधित्व भी कर रहा था। कब से? 1851 से। तो जर्मन डाइट क्या है? तो जो जर्मन परिसंघ बना था उसका सर्वोच्च एक संस्था थी, ठीक ना, जिसमें 39 जो बना हुआ था, 39 संघ, ठीक ना, 39 छोटे बड़े राज्यों का जो संघ बना हुआ था। तो उसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि भाग लेता था। तो वही था बिस्मार्क। ये हिगल के विचारों से क्या था? प्रभावित था, ठीक ना। मतलब अपने आप ये अपना आदर्श हिगल को मानता था। उसके बाद क्या था? तो ये चांसलर का अर्थ क्या होता है? तो चांसलर का अर्थ होता है सर्वोच्च अधिकारी, ठीक ना। चांसलर का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी। यदि एजुकेशन के सिस्टम में चांसलर का बात करें तो होता है कुल अधिपति, लेकिन यहाँ बात हो रहा है जर्मनी के लिए, ठीक ना। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? जर्मन के देश के अनुसार प्रधानमंत्री या प्रधान अधिकारी, ठीक ना। मतलब बिस्मार्क को वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है या प्रधान अधिकारी नियुक्त करता है, मतलब इसी से सलाह लेता है, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री जब बनता है बिस्मार्क तो रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन करता है। तो समझ जाता है कि जर्मनी का एकीकरण तलवार के बल पर किया जा सकता है, समझौता से बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या करता है? पर्सा को मजबूत करता है, मतलब सैन्य शक्ति को मजबूत करता है, ठीक ना। कि युद्ध होगा तो हमारे पास क्या रहेगा? सेना रहेगा, क्योंकि यह रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन कर रहा है, युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक ना। और ये करता है तो पर्सा मजबूत स्थिति में आ जाता है। पर्सा ऑस्ट्रिया से अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं था, मतलब ऑस्ट्रिया को टक्कर दे सकता था। पर्सा का जो प्रधानमंत्री है बिस्मार्क, वो सफल कूटनीतिज्ञ भी था। तो अपने सफल बुद्धि से ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में करता है और डेनमार्क से युद्ध करता है। युद्ध क्यों होता है? तो सेल्स्विंग, होल्स्टीन दो जगह है, जो क्या था? तो जर्मन परिसंघ का ही एक अंग था, मतलब छोटे बड़े जो 39 राज्य था दोनों शामिल था, और डेनमार्क परिसंघ में शामिल नहीं था। तो इस पे कौन कब्जा कर लिया था? डेनमार्क। तो इसलिए पर्सा ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क के विरुद्ध एक अभियान चलाता है। कब? 1864 में, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? डेनमार्क हार जाता है और पर्सा ऑस्ट्रिया जीत जाता है, ठीक ना। तो सेल्स्विंग, जो सेल्स्विंग है तो पर्सा का अधीन में चला जाता है। और उसके बाद जो हेस्टिन है, ठीक ना, जो होल्स्टीन है तो ऑस्ट्रिया का अधीन में चला जाता है। लेकिन दोनों क्षेत्र में जर्मन भाषी लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा था। होल्स्टीन में क्या था? जर्मन भाषी लोगों की संख्या ज्यादा था। तो पर्सा राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या करता है? भड़का देता है। कहाँ पे? होल्स्टीन में, जिसके कारण वहां की जनता, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर देते हैं। लेकिन एक और बात क्या था, ठीक ना, कि होल्स्टीन पर जाने के लिए पर्सा से होते हुए जाने पड़ता था। मतलब जो जाने का रास्ता था, ठीक ना, तो कहाँ से था? पर्सा से होते हुए। तो पर्सा अपने क्षेत्र से होकर जाने से मना कर देता है, ठीक ना, कि हम आपको इधर से नहीं जाने देंगे। तो जिसके कारण ऑस्ट्रिया क्या करता है? पर्सा पर आक्रमण कर देता है, ठीक ना। ऑस्ट्रिया क्या करता है? तो मेरे भाई पर्सा पर आक्रमण करता है और दुनिया को, अपने पड़ोसी देश को दिखाता है, ठीक ना, कि जो ऑस्ट्रिया है और उसके साथ हम दोस्ती किए थे वो हम पे क्या किया? आक्रमण कर दिया, दुश्मनी निकाल लिया है, दुश्मनी कर लिया है।
ठीक ना। तो इसलिए क्या करता है, तो पर्सा फ्रांस और इटली से सहायता मांगता है। कब? 1866 में सेडोवा का युद्ध होता है। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार जाता है और इसको जर्मन परिसंघ से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ठीक ना ऑस्ट्रिया का 2/3 भाग एक, इस तरह से जर्मनी का 2/3 भाग एकीकरण हो चुका था। ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया जर्मन परिसंघ से क्या होता है, बाहर होता है और 2/3 मतलब 2/3 भाग जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। अब बचा हुआ है दक्षिणी भाग, ठीक ना, या दक्षिण रियासत। तो दक्षिण रियासत में कौन कौन था? बवेरिया, गुटेनबर्ग, बाडेन, हेक्सा। तो इसको मिलाने के बाद होती है। तो ये किसके प्रभाव में था? ये फ्रांस के प्रभाव में था। अब फ्रांस इसको साथ दिया था। तो एक समय आता है, समय बीतते जाता है, ठीक ना, बिस्मार्क इंतजार करता है। तो एक समय आता है स्पेन का जो राजगद्दी है वो खाली हो जाता है, मतलब स्पेन का राजा मर जाता है। तो वहां राजा बैठाने के लिए सोचता है कि किसका राजा बैठेगा, ठीक ना। तो फ्रांस अपना राजा बैठाना चाहता है और पर्सा, ठीक ना, अपना राजा बैठाना चाहता है। मतलब पर्सा के राजकुमार जो थे लियोपोल्ड, वो दावेदारी कर देता है कि पर्सा का राजा हम, सॉरी, ठीक ना, स्पेन का राजा हम रहेंगे, ठीक ना। तो पर्सा क्या करता है? विरोध करता है। अब भविष्य में कोई भी पार्सियन राजा स्पेन में नहीं बन सकता है। ये लिखित क्या करता है? आवेदन मांगता है, ठीक ना, वादा मांगता है। कौन? फ्रांस, कि आप हमको लिखित दीजिए कि भविष्य में कोई भी पार्सियन राजा स्पेन की गद्दी पर क्या होगा? नहीं बैठेगा, ठीक ना। तो बिस्मार्क कूटनीति का यहाँ भी प्रयोग करता है। एम्स डिस्पैच लागू करता है। एम डिस्पैच का अर्थ क्या होता है? कि बात को तोड़ मोड़ को प्रेस में क्या करता है? ये प्रेस में प्रस्तुत कर देता है, ठीक ना। जब फ्रांस पढ़ता है तो आग बबूला हो जाता है। उसके जनता का होता है राष्ट्रवादी भावना भड़क जाता है। तो वहां के जो राजा था लुई नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1848 में राजा बना था, 1870 में इसका अंत हुआ था, ठीक ना। पहले वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो लुई नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको नेपोलियन तृतीय भी कहते हैं, युद्ध की घोषणा कर देता है, ठीक ना। 19 जून 1870 का युद्ध की घोषणा हो जाता है और सेडान के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से क्या होता है? हार जाता है। 10 मई 1871 को फ्रेंक फंड की संधि होता है। तो फ्रेंक फंड एक जगह है, ठीक ना, वहीं पे दोनों में समझौता होता है। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।